हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, क्या करने वाले आज अपन बहुत ही माहौल रिवीजन करने वाले हैं फॉर द चैप्टर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और इस रिवीजन में हम इसके सारे अमेंडमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट करके ही रिवीजन करेंगे। दोस्तों, शुरू करने के पहले मैं आप लोगों का एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। सर, इस रिवीजन के हमको नोट्स कहां से मिलेंगे? दोस्तों, ये आपके सीए फाइनल के द अल्टीमेट सोल्यूशन का नोट्स का ही हिस्सा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। अब सर, क्लास शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को रिवीजन आगे चल करके जब भी पसंद आएगा, जब भी लगेगा यार क्या माहौल कवर हो गया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको वो फीलिंग आए ना अंदर से कि यार मजा आ गया रिवीजन देख करके, या मजा आ रहा है रिवीजन करते करते, तब वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट पे जरूर बता देना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अरे, मैंने शुरू किया नहीं और ये खत्म हो गया। रुक जाओ, रुक जाओ एक सेकेंड। सर, एक ही सेकेंड रुक जाओ। एक ही सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी सर, चलो। आ, आजा भाई, आ गया। चलो गाइस, हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रिवीजन करने वाले हैं। सर, हम कोशिश करेंगे इसको 35 से 40 मिनट में खत्म कर दे। मेरी नॉर्मल से ज्यादा स्पीड रहेगी, बिकॉज ये चैप्टर आता है 4 नंबर का, उससे ज्यादा समय हमको देना नहीं है। सर, ये जो चैप्टर है ये किसको एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई करता है। और ये उन सिटीजन ऑफ इंडिया को भी अप्लाई करता है जो इंडिया के बाहर है, या फिर जो इंडिया की कंपनीज है ना, उनकी अगर कोई बाहर सब्सिडरी, एसोसिएट या ब्रांच है, उनको भी अप्लाई करता है। क्या कहा मैंने? पूरे इंडिया को अप्लाई करता है। इंडिया के कुछ सिटीजन अगर इंडिया के बाहर है, उनको भी अप्लाई करता है। या इंडिया की कोई कंपनी जिसका सब्सिडरी, ब्रांच या एसोसिएट्स इंडिया के बाहर है, उनको भी अप्लाई करता है ये प्रोविजन। सर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन ये होता है कि अगर आपको कोई भी तरह का डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर मिला, किस चीज का क्या मिला? डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर, किस चीज का? किसी आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी का। आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी का जो आपको किसी फॉरेन सोर्स से मिला है, फॉरेन सोर्स से मिला है, तो लॉ कहता है बेटा अगर फॉरेन सोर्स से तेरे को किसी आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी का डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर मिला है ना, तो उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे। सर, आर्टिकल के डेफिनेशन में पर इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई आर्टिकल एज अ गिफ्ट मिल रहा है, और वो भी पर्सनल यूज के लिए मिल रहा है, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए मिल रहा है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है ना, वो अगर 1 लाख रुपए या उससे कम है ना, तो हमने बोला फिर उसको आर्टिकल मत समझना, फिर उसको गिफ्ट मत समझना, फिर उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही मत समझना। मतलब सर, चाहे किसी से भी, जरूरी नहीं है मेरे रिलेटिव से, किसी से भी अगर मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आर्टिकल के फॉर्म में, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए या उससे कम है, तो लॉ कहता है उसको भूल जाओ, उसको कोई कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। सर, करेंसी में आपका आईएनआर भी आ जाता है और फॉरेन करेंसी भी आ जाता है। और सिक्योरिटी में वो सिक्योरिटी आते हैं जो फेमा एक्ट के अंदर या एससीआर एक्ट के अंदर डिफाइंड है। सर, उसके बाद मैंने बोला दो चीजें, एक तो डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन कुछ होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन और दूसरा कुछ चीजों को हम एक्सक्लूड करते हैं। क्या होता है सर डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन? कोई इंसान जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, वो भी अगर डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर कर रहे हैं ना उस आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी का, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। मतलब सर, फॉरेन सोर्स नहीं, कोई इंडिया का ही इंसान जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, वो अगर डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। दूसरा सर, दूसरा, आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, क्या आ रहा है? इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है इससे, या फिर सर अगर आपको कोई अदर इनकम आ रहा है जैसे कि रेंटल वगैरह हो गया, ये सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है। पर क्या एक्सक्लूड करोगे सर? हर वो पैसा जो आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलता है, गुड्स दिया उसका कॉस्ट मिला, सर्विस दिया उसका पैसा मिला, वो उसको एक्सक्लूड कर दोगे, वो फेमा में कवर होता है। उसके बाद सर अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो अपने फॉरेन के स्टूडेंट से पैसा ले रही है, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। और अगर आप कोई ट्रेनिंग या सेमिनार वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, उसका फीस ले रहे हो आप, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। बस इतनी सी बात है। अब सर उसके बाद हमने क्या कहा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कब बनता है? जब फॉरेन सोर्स से मिलता है। फॉरेन सोर्स में क्या आता है सर? फॉरेन सोर्स में फॉरेन की गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट की एजेंसी हो गई, आपकी सारी इंटरनेशनल एजेंसी हो गई, ये सबको क्या कहते हैं? फॉरेन सोर्सेस। लेकिन सर इंटरनेशनल एजेंसी में आप समझना, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ये सारे लोग नहीं आते। मतलब इन लोगों को हम घर का मानेंगे, इनको हम फॉरेन सोर्स मानेंगे ही नहीं। पहला क्या हो गया सर? गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी। फिर क्या हो गया? आपके इंटरनेशनल एजेंट्स। उसके अलावा और क्या हो गया सर? आपके फॉरेन कंपनी को भी फॉरेन सोर्स
मानेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी को भी फॉरेन सोर्स मानेंगे, सिटीजन आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर का कोई सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन नहीं, इंडिया के बाहर का जो सिटीजन है उसको भी क्या मानोगे, फॉरेन सोर्स मानोगे। लेकिन सर कोई इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के बाहर रह रहा है, यानी कि एनआरआई है, क्या उसको भी फॉरेन सोर्स मानोगे? नहीं सर, एनआरआई दिल से तो हिंदुस्तानी है ना सर। फॉरेन सोर्स मतलब क्या, हर वो इंसान जो दिल से हिंदुस्तानी नहीं है। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, सर एक इंडियन कंपनी को भी ना, एक इंडियन कंपनी को भी फॉरेन सोर्स मान लिया जाएगा अगर उसमें आधे से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट किसका है पता है, बाहर के सरकार का, या बाहर के किसी यूनियन का, या बाहर के किसी सोसाइटी क्लब एसोसिएशन वगैरह का। अगर उनका उनका इंडिया, ये इंडियन कंपनी में मान लो ये रिलायंस है और इनका इन्वेस्टमेंट आधे से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू का है ना, तो उस केस में हम क्या मानेंगे उसको, इस इंडियन कंपनी को फॉरेन सोर्स मान लेंगे। पर इसका एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम में आता है कि अगर ये आधे से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू जो है ना वो फेमा के लिमिट्स के अंदर है, आप फेमा के लिमिट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हो, तो फिर इसको फॉरेन सोर्स नहीं मानेंगे, फिर तो है तो इंडियन कंपनी है ना। उसके अलावा सर आपके जितने भी यूनियन होते हैं जो इंडिया में रजिस्टर, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, जितने भी आपके सोसाइटीज होते हैं, क्लब्स होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, और जो भी चीजें होती है, फाउंडेशन होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ये सारे लोग कहां पे क्या कहलाते हैं सर, फॉरेन सोर्स कहलाते हैं। उसके बाद सर मेरे को बताओ फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में क्या आता है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन हमारा कंपनीज एक्ट का 242 से नहीं मिलता जुलता। फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसको हम फॉरेन कंपनी मानेंगे। इसमें 4 लोगों को इंक्लूड कर देना बेटा, 379 कंपनीज एक्ट के 379 वाले फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड कर देना, किसी फॉरेन कंपनी के सब्सिडरी को, किसी फॉरेन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस को, और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इंक्लूड कर लेना फॉरेन कंपनी में। तो ये फॉरेन कंपनी बन जाएंगे, और फॉरेन कंपनी बनते ही फॉरेन सोर्स बन जाएंगे। इनसे लिया हुआ पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझ जाएगा। तुम फॉरेन समझ रहे हो कि नहीं, फॉरेन लैंग्वेज मेरा? सर मैंने क्या कहा, इन लोगों को फॉरेन कंपनी मान लेना, फॉरेन कंपनी मानती फॉरेन सोर्स बन जाएंगे, फॉरेन सोर्स एसीएस देगा, आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। सर अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका सबसे पहला पॉइंट है तुम इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुए हो, और उसके बाद या तो तुम्हारे सब्सिडरी या ब्रांचेस एक से ज्यादा कंट्री, दो से ज्यादा कंट्री में, या 2 कंट्री में है, या फिर तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में है। सर आप इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हो एंड हैविंग सब्सिडरी और ब्रांचेस इन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज, और हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन 2 और more than 2 countries will be considered as a multinational company। सर क्या टेस्ला मल्टीनेशनल कंपनी है? हाँ। क्या हिंदुस्तान मल्टीनेशनल कंपनी है? नहीं। सर ये हो गया आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन सोर्स और फॉरेन कंपनी और एमएनसी का डेफिनेशन। सर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? सर आपको अगर किसी भी तरह का ऑफर आया है कैश में या काइंड में, जिसके वजह से आपका ट्रैवलिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस ये सारे फ्री हो गए ना, तो ये सारे ऑफर को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। लेकिन सर अगर कैजुअल ऑफर है ना, तो उसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं बोलेंगे। ऑफर विच इज प्योरली अ कैजुअल वन, उसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं बोलेंगे। सर पर्सन के डेफिनेशन में कौन आता है? इंडियन इंडिविजुअल आता है, एसोसिएशन आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है। सर मेजर डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इतने ही थे। उसके बाद सर हमने शुरू किया सेक्शन नंबर। सर मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा, प्लीज मेरे को कमेंट में बताना आपको ये तरीका कैसा लग रहा है, आपको ये तरीका जम रहा है क्या, आपने मेरे को कमेंट में बताना पड़ेगा। पर मैं ये नया अप्रोच ले रहा हूं, अगर आपको चाहिए कि बुक से वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करूं, तो वो बुक से वर्ड बाय वर्ड रीडिंग जो है मेरे पहले रिविजन वीडियोस में बना हुआ है, वो आप जाकर के देख सकते हो। पर सर ये जो लेटेस्ट रिविजन है, इसमें मैं कुछ नया तरीका ट्राई कर रहा हूं, मेरे को बताना जरूर कैसा आपको पसंद आ रहा है। सर सेक्शन नंबर 3 क्या है? सेक्शन नंबर 3 क्या है बेटा, और आप लोगों को बता दूं जो मेरे क्लास के बच्चों, तुमको नहीं पता ये रिविजन तुमको कितना हेल्प करेगा, तुम्हारे इतने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद बहुत हेल्प करेगा ये रिवीजन तुमको, और तुमको पता है तुम्हारे ही फ्लो में है ये। तो मेरी बात सुनो सर, सेक्शन नंबर 3 क्या है? सेक्शन नंबर 3 कहते हैं कुछ लोग प्रोहिबिटेड है क्या करने से? फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑब्टेन करने से। प्रोहिबिटेड मतलब कुछ भी होता है नहीं करने देंगे। कौन से लोग सर? सर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ लोग थे, उसके बाद न्यूज से रिलेटेड कुछ लोग थे, और उसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड कुछ लोग थे। सर इलेक्शन क्या बोल रहा हूं, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, अरे गवर्नमेंट हो गया ना, पॉलिटिशियन से रिलेटेड कुछ लोग थे। सर पहले पॉलिटिशियन वाली बात करते हैं। सर अगर आप शुरू से करते हैं सर, अगर आप कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हो, क्या हो? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हो, या फिर अगर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो, या फिर आप पॉलिटिकल पार्टी हो, या ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर सर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो, ये चारों लोगों को पैसा लेने से प्रोहिबिटेड है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर देयर ऑफ, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जिसको हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद से न्यूज़पेपर वाले कौन से? सर न्यूज़पेपर के आपके जितने भी प्रिंट मीडिया होते हैं, प्रिंट मीडिया के कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड। उसके अलावा सर कोई अगर कंपनी है जो प्रोडक्शन में या ब्रॉडकास्ट में इन्वॉल्व है, वो कंपनी भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी और प्रोहिबिटेड हो जाएगी। और कंपनी के वापस से जो कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट और एडिटर और ओनर है, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे सर? प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। और सर गवर्नमेंट की अगर बात करूं,
तो आपका पब्लिक सर्वेंट हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, आपके जज हो गए, और हर वो एम्प्लॉय हो गया जो किसी गवर्नमेंट के बॉडी में या गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन में काम करता है। तो हर एम्प्लॉय जो है ना, ये सारे लोग क्या है सर, ये लोग सारे लोग प्रोहिबिटेड है, ये लोग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, डायरेक्टली भी नहीं ले सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकते। इनडायरेक्टली मतलब क्या, अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेके पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूं तो मैं नहीं ले सकता। अगर मैं ऐसा इंसान हूं जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेके पॉलिटिक्स पार्टी को नहीं किसी और को दे रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे देगा, लॉ ने बोला नहीं ना यार, क्या मजाक कर रहे हैं, नहीं, घुमा फिरा के पैसे नहीं देने, इनडायरेक्टली भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना प्रोहिबिटेड है। पर अगर तू सेक्शन 4 क्या बोलता है, सेक्शन 4 कहता है माना कि तू सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड है, पर फिर भी तू कुछ चीजें जो है वो ले सकता है, कुछ तरह के पैसे तू ले सकता है। कौन से पैसे सर, अगर आपको सैलरी रेम्यूनरेशन या वेजेस मिल रहा है, क्या सैलरी रेम्यूनरेशन या वेजेस, या फिर अगर आपको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा है, जैसे मैंने अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में बताया था, स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा है। उसके बाद सर मैंने बोला अगर आपको रेमिटेंस आ रहा है फेमा के अंडर, अगर आपको कोई रेमिटेंस आ रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, लॉ कहता है चलता है। उसके अलावा सर अगर रिलेटिव से कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी चलता है। सर अगर आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, चाहे वो इंडिया में धंधा हो या इंडिया के बाहर धंधा हो, उसमें पैसा मिल रहा है तो चलता है। अगर सर आपको एज एन एजेंट पैसा मिल रहा है क्योंकि आपने वो फॉरेन सोर्स के बिहाफ में इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ काम किया, तो एज एन एजेंट पैसा मिल रहा है तो लॉ कहता है वो भी चलता है। और सर लास्ट में अगर आपको गिफ्ट या प्रेजेंटेशन के तौर पे मिला है, क्या गिफ्ट या प्रेजेंटेशन, बीइंग एन इंडियन डेलीगेट यू गॉट एनी गिफ्ट और प्रेजेंटेशन, दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड, इट इज वेरी मच अलाउड। ये प्रोविजन है सर। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें अमेंडमेंट हुआ है सर, अगर आपको रिलेटिव से पैसा मिल रहा है वो 10 लाख रुपए उससे ज्यादा है ना, तो आप 3 महीने के अंदर FC1 फॉर्म फाइल करोगे। क्या फाइल करोगे, FC1। पहले ये 1 लाख और पहले ये 1 महीना हुआ करता था या 30 डेज हुआ करता था, अब ये 10 लाख और 3 महीना हो गया है सर। 10 लाख, 10 लाख रुपए, क्या कहा मैंने, 10 लाख रुपए, हाँ 10 लाख रुपए से ज्यादा, मैंने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा बोला, यहां पे सिर्फ 10 लाख रुपए से ज्यादा है। मतलब अगर आपका 10 लाख रुपए एग्जैक्ट होगा तो आपको डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा, 10 लाख से ज्यादा पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद सर आ जाओ सेक्शन नंबर 5। सर सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इच्छा होगी ना, तो वो क्या करेगा, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई इच्छा होगी ना तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर देगा। क्या डिक्लेयर कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। उसके लिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा नोटिस। जब नोटिस आया ना तो ऑर्गेनाइजेशन के पास 30 डेज का टाइम है, 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड करना। उसके बाद सर नोटिस का रिस्पॉन्ड जाएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करेगा। सर अगर करेगा ना तो कितने दिन के अंदर, जिस दिन आपने नोटिस भेजा था ना, ये जो नोटिस आपने भेजा था उससे 120 दिन के अंदर अंदर कर देना। अगर 120 दिन के अंदर नहीं कर पाया ना, फर्दर 60 डेज तेरे को मिल जाएगा, पर तेरे को रीजन बताना पड़ेगा, पर इतने समय में तो कर देना। मतलब सर आप नोटिस भेजोगे, 30 दिन के अंदर रिप्लाई आएगा, शायद थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है, और आपको मैक्सिमम 120 दिन मिलेगा, पर आपको 60 दिन का और एक्सटेंशन मिल सकता है, रीजन बता देना। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर दोगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करने के लिए सर आप ये देखना कि उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो, कि उसके पॉलिटिकल गोल्स हो, कोई ऐसा यूनियन हो जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, जो पॉलिटिक्स को प्रीच करता है, या फिर सर कोई ऐसा स्टूडेंट का, वर्कर का यूनियन हो जो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, किसमें, एक्टिव पॉलिटिक्स में। और या फिर सर हैबिचुअली नेचर उनका है कि रास्ता रोको, जेल रोक, रास्ता रोको, रोड रोको, जेल भरो, हड़ताल, भूख हड़ताल, ये सब चीजों में जो इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे लोगों को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये सारे लोग जो है ना, इन सबको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर सकता है कौन, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम जो है मैं यहां पे लूंगा नहीं, क्लास में चल जाता है। अब सर ये हो गया आपका सेक्शन 5, इससे ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, बस ये चीजें आपको याद होनी चाहिए जो मैंने आपको लिख के बताया। उसके बाद सर आपका सेक्शन नंबर 6 आ जाता है। दोस्तों सेक्शन नंबर 6 किस बारे में बात करता है, मेरे को जरा बताओ ना सर। सर बताओ ना सेक्शन नंबर 6 किस बारे में बात करता है। सर सेक्शन नंबर 6 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब सर आपका फॉरेन हॉस्पिटैलिटी वाला प्रोविजन शुरू हो गया। सर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब पता है आपको, ऑफर इन कैश ऑन काइंड। तो सर कोई भी इंसान, कुछ सिलेक्टेड इंसान अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना चाहता है ना, उसको सीजी का प्रायर अप्रूवल लगेगा। कौन सा इंसान सर, 5 लोग है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जज हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, जज हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, और कोई एम्प्लॉय हो गया जो गवर्नमेंट के बी या सी में काम करता है, बीसी में नहीं, बी या सी में, बॉडी में या फिर कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट के। तो सर ये 5 लोगों को हमने कवर किया है। हमने क्या बोला बेटा, तुम 5 लोग जो ना फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो जाकर के, लेकिन तुमको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा इन द फॉर्म FC2। मतलब सर तुम जाने के पहले, इंडिया के बाहर जाने के पहले
से कम 2 हफ्ते पहले तुमको FC2 भर के देना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन के साथ साथ आप कुछ चीजें अटैच करोगे। क्या? अगर बाहर वाली कंट्री ने इन्विटेशन भेजा है तो इन्विटेशन अटैच कर देना। अगर इन्विटेशन नहीं भेजा है, तुमको सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, तो सरकार का एडमिन क्लियरेंस अटैच कर देना, ताकि सीजी को अप्रूव करने में आसानी हो जाए। उसके बाद सर सीजी आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, फिर ही आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर सकते हो। लेकिन सर अगर आप इंडिया के बाहर थे और इंडिया के बाहर आपको सडन इलनेस हो गई, और सडन इलनेस की वजह से आपको इमरजेंट इमरजेंट मेडिकल एड की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी मेडिकल एड, तो क्या आप बोलोगे नहीं नहीं रुक जा भाई, FC2 फाइल करना है? नहीं सर, आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ले लोगे, फिर जिस दिन ये हुआ ना उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या करोगे? 1 महीने के अंदर अंदर आप FC2 फाइल करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन यहां पे भी इन्होंने एहसान किया, बोले यार 1 लाख रुपए या उससे कम का अमाउंट होगा ना, तो तेरे को FC2 फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज तेरे को फाइल करके बताना पड़ेगा क्या अमाउंट था, क्या सोर्स था, क्या पर्पस था, सारी चीजें तेरे को बतानी पड़ेगी कि क्या मेरे को मेरे माउथ कितना मेरे को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन मिला, सारी चीजें तुमको उसको घुस घुस के बतानी पड़ेगी, जैसे कि तुम ही सारा कांड कर रहे हो दुनिया में। समझे क्या सर? मतलब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 साल के अंदर आप बता दोगे उसको, ये हो गया सर आपका प्रोविजन। पर सर इन्होंने ना कुछ और एक्सेप्शन बनाया कुछ केसेस में। इन्होंने बोला फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अगर तुमको ले भी रहे हो ना, तो तुमको अप्रूवल नहीं लगेगा। एक्सेप्शन नहीं बोलता सर, मैं इसको बोलता हूँ गाइडलाइंस। क्या कुछ गाइडलाइंस बनाए, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है क्या? अगर तुम CG या SG के पैसे पे घूमने जा रहे हो, खुद के पैसे पे घूमने जा रहे हो, तो तुमको ये प्रोविजन नहीं लगेगा। या फिर सर तुम्हारा कोई इंडियन नेशनल है, इंडियन नेशनल मतलब इंडिया का ही कोई बंदा है जो फॉरेन कंट्री या टेरिटरी में रहता है, और वो तुमको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे रहा है ना, जैसे मेरा भाई है ऋषभ, वो ऋषभ इंडिया के बाहर रहता है, मैं जाऊंगा तो वो तो मेरा खातिरदारी खातिरदारी तो घंटा ख्याल तो रखेगा ही ना, तो ख्याल तो रखेगा ही ना, तो ख्याल तो जो रखेगा ना, वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो होती है उसको आप यहाँ पे कवर नहीं करोगे, यहाँ पे अप्रूवल नहीं लगेगा। सर अगर आपका इंडिया का किसी कंट्री के साथ बाइलेटरल अग्रीमेंट है, उसके अंडर बाहर जा रहे हो, तो आप अप्रूवल नहीं लगेगा। या फिर सर आप समझो इंडिया की किसी मिनिस्ट्रीज को आप फॉरेन कोर्स के ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो, फॉरेन कोर्सेज के ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो, तो लॉ कहते हैं फॉरेन कोर्सेज के ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आपको ये सब अप्रूवल वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री सोच समझ के तुमको फॉरेन कोर्सेज के ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। सर ये तक हो गया सेक्शन 6। अब समझो सर सेक्शन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है कि बेटा अगर एक कोई पर्सन है जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, या फिर उसने प्रायर परमिशन लेकर के फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑब्टेन किया है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिस पर्पस के लिए आया है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा, किसी को भी ट्रांसफर नहीं होगा। अरे सर पर सामने वाला रजिस्टर्ड इंसान है, नहीं, सामने वाले ने प्रायर परमिशन ले रखा है, नहीं, पर नहीं बोला ना, बस ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? सर आपके पास जो पैसा है उसको कहां भरो, मतलब क्या चीज के लिए यूज करोगे आप उसको? सर आप उसको प्राइमरीली यूज करोगे फॉर द पर्पस फॉर इट विच इट वाज रिसीव्ड। जब सर आप अपना एप्लीकेशन देते हो ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें आप पर्पस बताते हो, तो जो भी पर्पस है उसके लिए आप यूज करोगे। पर सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए यूज मत करना। किसके लिए यूज मत करना? स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए यूज मत करना। स्पेक्युलेटिव बिजनेस यानी कि क्या? अगर आप कोई ऐसा एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का रिस्क है, और ये जो रिस्क है ना, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मार्केट फोर्सेस। देयर इज अ रिस्क ऑफ अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट रिस्क इज लिंक्ड टू मार्केट फोर्स, तो लॉ ने बोला ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। या फिर सर आप कोई ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो 25 दिन में नहीं, वो नहीं, वो भी कवर्ड होता है। कोई ऐसी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको प्रॉमिसिंग रिटर्न दे रहा है, बोले भाई भारी रिटर्न 25 दिन में पैसा डबल, जैसे कि लैंड का हो गया, चिट का हो गया, ऐसे स्कीम में, तो ये भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाएगा। पर सर अगर आप डेट बेस्ड सिक्योर्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो लॉ कहता है उसको फिर हम क्या नहीं मानेंगे, उसको हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? उसके बाद मैंने ये कहा कि आपका जो एडमिन खर्चा है वो कितना होगा, तो लॉ ने कहा मैक्सिमम 20% का एडमिन खर्चा हो सकता है। सर एडमिन खर्चा यानी कि क्या बेटा? देखो बेटा, आपके अकाउंटिंग का खर्चा, आपके राइटिंग रिपोर्ट के राइटिंग और फाइलिंग का खर्चा, आपके लीगल एंड प्रोफेशनल फीस का खर्चा, आपके रिपेयर और रेंटल का खर्चा, आपके सैलरीज का खर्चा, यूटिलिटीज का खर्चा और व्हीकल के मेंटेनेंस का खर्चा, ये सारा खर्चा क्या होता है बेटा? ये सारा खर्चा आपका एडमिन खर्चा होता है। फिर से एडमिन खर्चा मैक्सिमम कितना? 20%। 20% से ज्यादा अगर करना है ना, कर सकता है, लेकिन सीजी का अप्रूवल पास करना पड़ेगा। सर कौन सा खर्चा एडमिन खर्चा में नहीं आता है? दो खर्चा। अगर तुम ट्रेनिंग के काम में हो या रिसर्च के काम में हो, और जो इंसान ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है या जो इंसान कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा करता है, मतलब जो वो कलेक्शन कर रहा है और एनालिसिस कर रहा है, तो वो तो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव का काम कर रहे हैं ना, तो इनको जो आप सैलरी दे रहे हो उसको आप एडमिन एक्सपेंस नहीं मानोगे। सिमिलरली सर किसी भी वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन को, मतलब क्या, अगर हॉस्पिटल है या आपका स्कूल है, तो उसमें आप हॉस्पिटल में डॉक्टर का खर्चा या स्कूल में टीचर का खर्चा, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसके फर्दरेंस में, उसको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा
मतलब इन बढ़ावा मतलब तुम समझ रहे हो ना, वो नहीं, बढ़ावा देने के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हो तो वो खर्चे को एडमिन खर्चा नहीं माना जाएगा। कौन सी दो चीजें सर? ट्रेनिंग और रिसर्च वाले के केस में सैलरी जो ट्रेनर है या फिर जो रिसर्च कर रहा है उसको, या फिर कोई भी वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ावा देने के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो उसको एडमिन खर्चा नहीं मानेंगे। सर ये सेक्शन नंबर 8 था। सर सेक्शन नंबर 9 बकवास है, सीजी को पावर देता है कि सीजी तू किसी को प्रोहिबिट कर सकता है, किसी को बोल सकता है परमिशन ले, जो तेरे को करना है कर सकता है, बस तू हाई ईपीएफ का ध्यान रखना। तो ये जो ज्ञान दे रहा है ना कि तू परमिशन ले, तू मत ले, ये सब जो तू ज्ञान देगा ये हाई ईपीएफ को ध्यान में रखते हुए देना। मतलब तेरे हिसाब से अगर कंट्री के हार्मनी को इंपैक्ट करेगा, या फिर कंपनी के इंडिया के इंटेग्रिटी को इंपैक्ट करेगा, या फ्रीडम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया को इंपैक्ट करेगा, या ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में तेरे को सही लगता है, या फिर सर इंडिया के बाहर वाले स्टेट्स के फ्रेंडली रिलेशन को इंपैक्ट करेगा, तब जाके तू इस तरह का ऑर्डर देना, मतलब वरना मत देना। सर हमने सीजी को पावर दिया है कि सीजी तू ना बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, पर कंट्रोल इन बेसिस पे करना। ये मत बोलना मेरी मर्जी हो रही है, आज में बीजेपी बैठा है बोले मेरी मर्जी हो रही है, आज मैं राहुल गांधी का है ना एक एनजीओ बंद करवा देता हूँ। नहीं बेटा, थोड़ा ढंग से कर, हाई ईपीएफ का तो ध्यान रख। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सर सेक्शन नंबर 10 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एप्लीकेशन या किसी भी कारण से अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, सोचो एप्लीकेशन से ही सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो अगर एप्लीकेशन से अगर सेटिस्फैक्शन मिल गया क्या कि कोई इंसान है जिसके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, आपके इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, तो वो आपको प्रोहिबिट कर देगा कि ना तो इसको पे करेगा, ना तो इसको डिलीवर करेगा, ना तो इसको ट्रांसफर करेगा, और ना ही किसी तरीके से भी तू इससे डील करेगा। यू विल नॉट डील इन दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब तक हम तुमको बोले। वो आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी में डील नहीं करोगे जब तक हम तुमको परमिशन दे, और अगर तुमने डील कर दिया ना तो सेक्शन नंबर 34 के अंदर तुम जेल भी जाओगे, जेल भी जाओगे 3 साल तक के लिए, तुमको फाइन भी लगेगा, और सर और एडिशनल फाइन भी लग सकता है। कितना एडिशनल फाइन? जो वैल्यू था ना तुम्हारे आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी का, उतना तक का तुमको एडिशनल फाइन भी लग सकता है। बाकी तुम इसमें डील मत करना जब तक हम तुमको प्रोहिबिट करके रखे हैं। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है ना, तो आपको या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या फिर प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3A में आता है, फॉर्म FC3A, और प्रायर परमिशन फॉर्म FC3B में फाइल होता है। फिर सर अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगर आपने किसी भी तरीके से कॉन्ट्रावेंशन किया, कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या? अब आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर नहीं ले रहे हो, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो लॉ कहता है बेटा कॉन्ट्रावेंशन अगर तू किया है ना, तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ना तो जो तूने लिया, जो तेरे पास आया था, ना तू उसको यूटिलाइज कर सकता है, और जो नहीं आया था ना तो उसको रिसीव कर सकता है। इफ यू हैव मेड एनी कॉन्ट्रावेंशन, द अनरिसीव्ड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी रिसीव्ड, द अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। ये एक बेसिक प्रोविजन है सर। सेक्शन 12 स्पेसिफिकली बोलता है क्या करोगे बेटा अगर तुमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है। अगर एक पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन चाहिए होगा। उसके लिए वो जाएगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर कैसे जाओगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए? सर आप ना ये दोनों करने के पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जाओगे और एक बैंक अकाउंट खुलवाओगे एसबीआई के न्यू दिल्ली के संसद मार्ग वाले ब्रांच में। इस अकाउंट का नाम होगा एफसीआरए अकाउंट। आपके जितने भी पैसे आने ना वो सब इसी अकाउंट में पैसे आएंगे, एक ही अकाउंट, इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं खोलोगे जहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा। बाहर से जितना भी पैसा मेरे फाउंडेशन को आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, यहां से मैं अलग अलग अकाउंट में हालांकि यूज करने के लिए ले जा सकता हूं। अब सर ये जो एफसीआरए का अकाउंट खुल गया ना, उसके बाद मैं फाइल करूंगा एफसी फॉर्म FC3A। उसके बाद मैं फाइल करूंगा या तो फॉर्म FC3A अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए, या FC3B अगर मेरे को प्रायर परमिशन चाहिए। इसके साथ मैं फीस भरूंगा 10,000 रुपया और 5,000 रुपया, और इसके साथ बहुत सारे और अटैचमेंट दूंगा। और सर ये जो फॉर्म भरूंगा ना, उसमें मैं अपने एफसीआरए अकाउंट का नाम भी दूंगा, और उसके बाद ये देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को अभी रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन दे दे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? 90 दिन का टाइम लेगा, और 90 दिन के अंदर सर वो इंक्वायरी करेगा कि क्या तुम सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 वाले कंडीशन मीट कर रहे हो। अगर हाँ तुम मीट कर रहे हो तो 90 दिन के अंदर वो आपको क्या करेगा? वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन प्रोवाइड करवा देगा। बट 90 दिन के अंदर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो एक्सटेंशन ले सकता है, लेकिन उसको रीजन बताना पड़ेगा सामने से कि भाई तेरा एप्लीकेशन आया है, मेरे को पता है 90 दिन निकल गए, थोड़ा और टाइम दे, मैं ठीक करके तेरे को देता हूं। सर 12 सबसेक्शन 4 में आप चेक क्या करोगे? सर 12 सबसेक्शन 4 में आप 7 चीजें चेक करते हो। कितनी? 7 चीजें। पहले वाली चीज में आप क्या चेक करते हो? पहले वाले केस में आप चेक करते हो कि द पर्सन एप्लीकेंट, वो एप्लीकेंट जो है ना, वो एक्ट में कहीं कॉन्ट्रावीन तो नहीं हुआ है, वो कहीं बेनामी या फिक्टिटियस तो नहीं है, वो कहीं कन्विक्ट तो नहीं हुआ है। किस चीज के लिए कन्विक्ट सर? या तो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन के लिए, या फिर कम्युनल टेंशन के लिए, वो अपनी कम्युनिटी में टेंशन ला रहे हैं, या फिर सर वो डाइवर्जन ऑफ फंड या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए तो लायबल नहीं है। उसके अलावा मैंने क्या कहा? आप क्या प्रोहिबिटेड इंसान तो नहीं हो? सेक्शन 3 वाले प्रोहिबिटेड इंसान तुमको कैसे परमिशन दे देंगे? उसके अलावा सर मैंने फिर क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। सर क्या तुम सेडिशन को प्रोपोगेट कर रहे हो? सेडिशन मतलब क्या? अपने सरकार के खिलाफ भड़काना, या तुम कहीं अनडिजायरेबल यूज तो नहीं करोगे ना? ये सातों जगह कहीं तुम अगर नहीं फंसोगे ना, तो हम आगे बढ़ेंगे। तुम एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन नहीं किए हो, बेनामी नहीं हो,
कन्विक्ट नहीं हुए हो, डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं करोगे, प्रोहिबिटेड नहीं हो, सेडिशन को प्रोपिगेट नहीं कर रहे हो और अनडिजायरेबल या पर्सनल यूज तो नहीं करोगे फंड्स का। उसके बाद हम देखेंगे क्या तुम कोई रीजनेबल एक्टिविटी कर रहे हो अपने प्रॉमिस्ड फील्ड में, तुम कोई रीजनेबल प्रोजेक्ट कर रहे हो, ढंग का कोई काम कर रहे हो, जो तुम चूज फील्ड है तुम्हारा एजुकेशन वगैरह। चौथा, अगर तुम इंडिविजुअल हो ना, हम ये देखेंगे तुम कभी भी कन्विक्ट नहीं हुए हो और कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं हुए हो। और अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई और है ना, तो तुम्हारे जो ऑफिस बेरर और डायरेक्टर है उनके बारे में चेक करेंगे, तुम कभी भी कन्विक्ट नहीं हुए हो या प्रोसिक्यूट नहीं हुए हो। और उसके बाद से मैंने क्या कहा, तुम ये देख लेना हाई ईपीएफ का नुकसान तो नहीं हो जाएगा अगर हम आपको अप्रूवल दे देंगे। हाई ईपीएफ मतलब हार्मनी का, इंटेग्रिटी का, आपका ई क्या था यार, इलेक्शन के फेयरनेस का, पी क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट का, और एफ फ्रीडम ऑफ नहीं, एफ फ्रीडम नहीं था, क्या था, इलेक्शन का फ्रीडम था, और एफ था फ्रेंडली रिलेशन विद द पब्लिक स्टेट। तो ये सब चीजों में आपके डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे। और सातवां, कहीं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने की वजह से किसी की जान तो खतरे में नहीं आ जाएगी या कोई ऑफेंस तो इनिशिएट नहीं हो जाएगा ना, मतलब कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग का पैसा नहीं है या किसी के मर्डर का पैसा नहीं है। ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद 90 दिन के अंदर सीजी अप्रूवल देगा। ज्यादा घुस घुस के इंक्वायरी करेगा तो 90 दिन से ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा। अगर उसको लगा सब कुछ ठीक है तो वो आपको अप्रूवल दे देगा। सर आपको अभी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या प्रायर परमिशन, दोनों के केस में इंक्वायरी होगा सर। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया ना तो इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल की। प्रायर परमिशन मिला तो ये तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वैलिडिटी होता है, बस बात खत्म, इसकी स्पेसिफिक पर्पस की वैलिडिटी होती है। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 12 क्या कहते हैं, आईडी प्रूफ मांग सकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आप उनके पास, आप जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो या प्रायर परमिशन के लिए जा रहे हो या रिन्यूअल के लिए जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऑफिस बेरर और डायरेक्टर्स का आईडी प्रूफ मांग सकता है, यानी कि आधार कार्ड मांग सकता है, बाहर वाले हो तो पासपोर्ट मांग सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है तो उससे भी काम चला लेगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे ये चीजें मांग सकता है। सर सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है उसके बाद, सर सेक्शन नंबर 12 हो गया, सॉरी सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है सर, 13 14 15 16 अपन साथ में पढ़ेंगे, 14 के बाद 14 ए भी आता है। सर सबसे पहले मैंने बोला सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 कहता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर तुम 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे, कैंसिल हो सकता है अगर तुम टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच करते हो, अगर तुम एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में काम करते हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर सर अगर तुमने जब इनकॉर्पोरेट हुए थे ना तो तुमने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, या आप पिछले 2 साल से कोई ढंग का काम ही नहीं कर रहे हो, या फिर आप डिफंक्ट हो गए हो, पिछले 2 साल से ढंग का काम ही नहीं कर रहे हो, या फिर आप डिफंक्ट हो गए हो, तो ये सारे केसेस में क्या होगा सर, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन कैंसिल होने के पहले आपको ऊब तो देंगे ना, ऊब मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसके बाद ही कैंसिल करेंगे। सर एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुन लो, क्लास वाले बच्चे और भी ध्यान से सुन लो। अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना, एक लाइन देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना बेटा, तो उसके बाद तुम ना अगले 3 साल तक जाकर के फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन कैंसिल होता है तो तुम अगले 3 साल तक जाकर के फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, ये सेक्शन नंबर, ये हो गया सेक्शन नंबर 14 जो कैंसिल की बात करता है सर। लेकिन कैंसिल होने के प्रोसेस में अगर आपको लगता है इंक्वायरी करनी और इंक्वायरी लंबा चलेगा तो क्या हो सकता है सर, आपका सेक्शन नंबर 13 में आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। सर सस्पेंड कब होगा, सस्पेंड 180 दिन के लिए होगा, पेंडिंग कैंसिलेशन, और 180 दिन का फर्दर 180 दिन का एक्सटेंशन भी हो सकता है। सर जब आपका लाइसेंस कैंसिल होगा ना, तब उस समय आप एक भी रुपया रिसीव नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पर अगर करना है ना तो सीजी का अप्रूवल ले लेना, और रुपया एक भी यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, पर अगर आपको करना है ना तो 25% तक आप कर सकते हो सीजी के अप्रूवल से, पर बाकी 75% तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। बाकी 75% बाजू में रख दे भाई, अगर सस्पेंशन हट जाएगा तो यूज कर लेना, और अगर सस्पेंशन हटेगा नहीं, तेरा अगर कट जाएगा मतलब क्या, तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सर ये 75% आप तो यूज नहीं करोगे, ये पैसा हम कहीं पे ट्रांसफर कर देंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। पर सर सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है, सस्पेंशन, 14 क्या कहते हैं, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के पेंडिंग में आप क्या कर देते हो, सस्पेंशन कर देते हो 180 डेज प्लस 180 डेज। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 14 ए क्या कहता है, सरेंडर। सर सरेंडर क्या होता है, आप अगर नहीं चाहो तो सामने से मुंह पे फेंक के मार सकते हो, बोले नहीं चाहिए मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर ये आप फेंकोगे FC7 में, आप जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे तो ऐसे ही नहीं सरेंडर ले लेगा, वो चेक करेगा बेटा कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं करके आ गया है तू, मैं करके आया, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा कि कहीं कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं किया है तूने। और दूसरा ये चेक करेंगे मैनेजमेंट का क्या होगा, क्या अथॉरिटी के पास जाएगा। अगर ये दोनों चीजें हमको जम गई ना तो हम आपका सरेंडर एक्सेप्ट कर लेंगे। सर सरेंडर एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, वैसे तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन जिस दिन सरेंडर एक्सेप्ट हो गया ना उस दिन इसका वैलिडिटी एंड हो गया, डीम्ड दैट द वैलिडिटी हैज एंडेड, ऐसा मान लिया जाएगा। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 16 के बाद आ जाओ, सेक्शन नंबर 14 ए के बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है सर, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर लाइसेंस कैंसिल होता है या फिर
लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाते ये लोग, तो सर उसके जितने भी असेट्स है ना, वो स्पेसिफाइड बैंकिंग अथॉरिटी के पास चला जाता है। किसके पास? बैंकिंग अथॉरिटी के पास। और सर ये बैंकिंग अथॉरिटी का रोल क्या होता है? अगर इनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हमको कंपनी चलानी चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। पर सर मैनेज करने के लिए वो अगर चाहे ना तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और कोई असेट बेचना है ना तो असेट को बेच भी सकते हैं। सर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो उसका टेक ओवर कौन कर लेगा? एक बैंकिंग अथॉरिटी, और बैंकिंग अथॉरिटी पूरा ध्यान रखेगी। ये सर हो गया आपका सेक्शन नंबर 15। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? रिन्यूअल के बारे में। सर आपका 5 साल का वैसे तो वैलिडिटी होता है, लेकिन 5 साल के एक्सपायर होने के पहले इस समय पे आप क्या करवा सकते हो? रिन्यूअल का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। सर रिन्यूअल का एप्लीकेशन है फॉर्म FC3C, और इसमें आपको 5,000 रुपए देना पड़ता है रिन्यूअल के एप्लीकेशन के लिए। पर अगर आपने नहीं किया ना सर, तो उसके बाद आपको 1 साल और मिलेगा। ये 1 साल में आप FC3C फाइल कर सकते हो। 5,000 रुपए के साथ आपको 5,000 रुपए और फाइन देना पड़ेगा, और आपका रिन्यूअल हो जाएगा। पर अगर इसके बाद भी अगर नहीं किया ना, तो यहां पे आपको फ्रेश एप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। अब आपका रिन्यूअल नहीं होगा, और ये मान लिया जाएगा कि आपका लाइसेंस इसी दिन क्या हो गया था? सीज हो गया था, कैंसिल हो गया था। इसके बाद से लेकिन जब आप इस समय भी रिन्यूअल नहीं करा रखे हो ना, उस समय ना ही आप कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज कर सकते हो, ना ही कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो। सिंपल सी बात है सर। रिन्यूअल का प्रोविजन है, रिन्यूअल 1 साल के अंदर करवाना पड़ेगा। उसके बाद तुम रिन्यूअल नहीं करवा सकते, तुमको फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा, यानी कि FC3 है या फिर FC3B। समझे क्या? हाँ सर, ये आपका रिन्यूअल का प्रोविजन था, बस इतनी सी बात है। सर सेक्शन नंबर 17 18 जो है ना, वो अकाउंट्स और ऑडिट की बात करता है। कुछ खास बड़ी बात नहीं है, अपन नोट से जितना जितना अपने को रेलेवेंट लगेगा वो अपन पढ़ते जाएंगे। सर अकाउंट्स की बात करता हूं, मैंने क्या कहा था? तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है ना, एक ही अकाउंट में रिसीव करोगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अकाउंट जो आपने SBI के साथ खोला है। फिर इससे आप क्या करोगे? इसके बाद सर आप एक और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अकाउंट खुलवा सकते हो। किसके पास खुलवाओगे सर? कोई भी शेड्यूल्ड बैंक के पास। सेबी की जरूरत नहीं है, SBI की जरूरत नहीं है। या फिर आप कोई भी मल्टीपल नॉर्मल अकाउंट्स खुलवा सकते हो। ये अकाउंट्स किस चीज के लिए काम आ रहे हैं सर? ये यूटिलाइजेशन के लिए। रिसीविंग के लिए तो एक ही जगह है, पर यूटिलाइजेशन के लिए मल्टीपल अकाउंट यूज कर सकते हो। पर सर ये जितने भी अकाउंट है ना, इसमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पैसे आएंगे। इसमें कोई भी और डोमेस्टिक रिसीट्स नहीं आएगा, सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अब ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन वाले अकाउंट है ना, इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी पैसा रिसीव हुआ या कोई भी पैसा यूटिलाइज हुआ, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप रजिस्टर्ड हो ना हो, चाहे आप प्रायर परमिशन ले रखे हो ना ले रखे हो, वो बैंक का कंसर्न नहीं है। बैंक देखेगा पैसा आया, वो जाकर के रिपोर्ट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट जाता रहना चाहिए। ये सेक्शन नंबर 17 था। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? बहुत सिंपल है सर। सेक्शन नंबर 18 कहता है कि हर कंपनी को एनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा CG को। सर एनुअल रिटर्न भेजोगे, उसके साथ सर आप ना, उसके साथ साथ आप अपना इनकम एक्सपेंस, रिसीट्स और पेमेंट्स और अपना बैलेंस शीट सारा अटैच करके भेजोगे। सर आप उसके साथ साथ एक CA का डिक्लेरेशन भी साइन करवा भेजोगे, और उसके साथ साथ सर आपको ना एक बैंक स्टेटमेंट भी भेजना पड़ेगा। सर ये एनुअल रिटर्न भेजोगे आप, एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न में आप ना पूरा बताओगे कितने पैसे हमको रिसीव हुए और कितना पैसा रिसीव हुआ और क्या यूटिलाइजेशन हुआ है। सर देखो, आपको रिसीव क्या हो सकता है? आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। अगर आपको करेंसी मिला है ना, तो आप फाइल करो FC4। लेकिन अगर आपको आर्टिकल या सिक्योरिटी मिला है ना, आप फाइल करो FC1। आर्टिकल या सिक्योरिटी मिला है तो FC1, वरना करेंसी मिला है तो FC4 फाइल करो, और FC4 के साथ ये सारे अटैचमेंट करना, और अटैचमेंट करके तुमको बताना पड़ेगा। सर ये बैंक स्टेटमेंट कौन सा होगा? ये बैंक स्टेटमेंट होगा वो जो एक्सक्लूसिव SBI वाला बैंक है ना, जो एक ही अकाउंट जहां पे तुम पैसा रिसीव कर सकते हो, उसका बैंक स्टेटमेंट होगा। और सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको वहां के ऑफिसर का साइन भी रखना पड़ेगा। और सर ये जो स्टेटमेंट है ना, आप इसको 6 साल तक प्रिजर्व करके रखोगे। कितने साल तक? 6 साल तक प्रिजर्व करके रखोगे। अब सर वापस मेरी बात सुनो। सर अगर आपको इस साल कोई पैसा नहीं आया है, तो फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जी हाँ, तब भी आपको FC4 फाइल करना पड़ेगा। नील रिटर्न फाइल करो, नील रिपोर्ट फाइल करो, लेकिन रिपोर्ट फाइल करो। ज्यादा से ज्यादा तुमको खुजली है ना कोई पैसा रिसीव हुआ है, ना कोई पैसा यूटिलाइज हुआ है ना, तो तुम एक काम करो, इनकम एक्सपेंस, रिसीट, पेमेंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ भी अटैच मत करो। CA का डिक्लेरेशन भी अटैच मत करो, पर तुम फाइल जरूर कर दो बाबा। नील रिटर्न भी तुमको फाइल तो करना ही पड़ेगा। सर ये क्या है सर आपका? ये सेक्शन नंबर 18 है, ये सेक्शन नंबर 18 है। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 19 कहता है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। सेक्शन नंबर 20 कहता है CG का बात मान ले, जो इंटीमेशन मांग रहा है दे दे, वरना वो तेरा ऑडिट करवा सकता है। और अगर ऑडिट होगा ना, तो जो ऑफिसर अपॉइंट होगा ना तेरा ऑडिट करने के लिए, वो तेरे घर में कभी भी रीजनेबल आवर में घुस सकता है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सही बोला कि नहीं मैंने? नहीं कुछ गलत तो मैंने नहीं बोल दिया? आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज।
सर मैंने गलत बोला, मैंने क्या बोला, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट कभी भी रीजनेबल आवर में घुस सकता है वो तुम्हारे ऑफिस में, क्या करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 21 क्या कहता है, इंटीमेशन फॉर इलेक्शन। अगर आप एक कैंडिडेट फॉर इलेक्शन बने हो ना, तो आपने पिछले 180 दिन में जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है वो आप अगले 45 दिन के अंदर डिक्लेरेशन दे दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर सेक्शन 22 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर। 28 से एडजुडिकेशन की बात होती है सर, ऊपर ऊपर से सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन खत्म हो गए, अब बेसिक बेसिक प्रोविजन है सर। कॉन्फिस्केशन की बात क्या है, अगर आपने सेक्शन 25 में कोई आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी सीज किया है तो सर उसका कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो सकता है अगर ये प्रूव हो गया कि तुमने कॉन्ट्रावेंशन में वो अक्वायर, कॉन्ट्रावेंशन में तुमने वो आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी लिया था। अब सर एडजुडिकेशन करेगा कौन, सर डिपेंड करता है। देखो अगर 10 लाख के अंदर का आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी है तो असिस्टेंट सेशन जज या उसके ऊपर का कोई बंदा। लेकिन अगर कोई बिना लिमिट के, अगर आप देखोगे मतलब 10 लाख के ऊपर का भी अगर आपको करवाना है ना, तो आप जाओगे कोर्ट ऑफ सेशन में, कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं, सेशन कोर्ट के पास जाओगे और वो क्या करेगा, आपका डिसीजन लेकर के डिसाइड करेगा आपने कॉन्ट्रावेंशन में लिया है कि नहीं लिया है। सर पर कोई भी ऑर्डर कॉन्फिस्केशन का नहीं जाएगा जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया ना जाए, जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दिया जाए। अपील और रिवीजन की बात करें सर, अपील किसके पास लेके जाओगे, अगर आप असिस्टेंट सेशन जज हो तो आप लेके जाओगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास, अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन हो तो आप लेके जाओगे हाई कोर्ट के पास। 1 महीने के अंदर लेके जाओगे, 1 महीने का और एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके अलावा सर अगर सीजी ने ऑर्डर दिया है सेक्शन 5 में, 12 में या 14 में, 5 क्या है सर, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर हुए। 12 क्या है सर, अगर आपका, 12 क्या है बेटा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन मना कर दिया उसने, या 14 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो उस केस में अपील लेके जाओगे किसके पास, सीजी के पास, 60 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। अब सर यहां पे अमेंडमेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। सीजी का अपील का रिवीजन हो सकता है, क्या कहा मैंने, रिवीजन हो सकता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ सीजी। सर सीजी ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया, आपका मान लो लाइसेंस उसने कैंसिल कर दिया, सर वो उस ऑर्डर का रिवीजन हो सकता है दो तरीके से, सुओ मोटू और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन। सुओ मोटो मतलब खुद से भी कर सकता है, लेकिन खुद से जब कर रहा है 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। या किसी इंसान ने एप्लीकेशन दिया तो आप क्या कर सकते हो, अपने ऑर्डर को आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन सर मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकते अगर आपका ऑर्डर अपील में गया है, या अपील में जाने का टाइम अभी बचा है, या फिर आपने अपने अपील का राइट वेव नहीं किया है, तो इसको ऑर्डर को रिविजन नहीं कर सकते। अब सर मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑर्डर कब रिवाइज करेगा, जब इसको एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन कोई दे रहा है, कौन दे रहा है, कोई भी अग्रीव्ड पर्सन दे रहा है सर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब सर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली जो एप्लीकेशन है ना, इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया। क्या क्लैरिफिकेशन आया सर, इन्होंने कहा एप्लीकेशन कौन देगा, हर वो इंसान जो रजिस्टर्ड है और जो अग्रीव्ड है, जिसके साथ गलत हुआ। सर वो एप्लीकेशन कैसे देगा, वो एप्लीकेशन एड्रेस करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी को। और क्या फिजिकल फॉर्म में दे सकता है, नहीं सर, 15 अगस्त 2022 से फिजिकल फॉर्म में नहीं दे सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। सर क्या प्रोसीजर है, तुम जाओ एफसीआरए ऑनलाइन के वेबसाइट पे, वहां पे तुम सर्च करो सर्विस अंडर एफसीआरए, वहां पे रिवीजन एप्लीकेशन का सेक्शन होगा, वहां पे फाइल कर देना। सर क्या उसके बाद फिजिकल भेजना जरूरी है, अरे बोला ना नहीं भेजना है, समझ नहीं आ रहा क्या, फिर ऑनलाइन फाइल करूंगा फिर उसका प्रिंट निकाल के जाके दूंगा मैं फिजिकली। अरे छोड़ना चंपकलाल गधा, बनो ना थोड़ा तुम टप्पू, कैसी हरकतें कर रहे, बोले भाई जाने दे। उसके बाद मैंने क्या बोला, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या, कोई फॉर्मेट नहीं है, प्लेन पेपर में कोरा कागज में लिख दिया नाम दे, कोरा कागज में तुम लोगों ने लिखना है और उसको साइन करके अपलोड कर देना है। सर क्या जस्टिफिकेशन देना जरूरी है, जी हाँ। क्यों आप रिवीजन ऑर्डर मांग रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। 3,000 रुपए का फीस होगा। और टाइम लिमिट क्या होगा सर, 1 साल का टाइम लिमिट होगा। मतलब जब आपको ऑर्डर मिला ना, उसके 1 साल के अंदर ही आप एप्लीकेशन दे सकते हो, उसके बाद एप्लीकेशन नहीं दे सकते। उसके बाद सर कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस के पेनल्टी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर आपने फॉल्स इंटीमेशन दिया सेक्शन 9 या सेक्शन 18 में, गलत इंटीमेशन दिया, या फिर सर आप सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन मांग रहे हो गलत तरीके से, तो आपको 6 महीने तक की जेल होगी और फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी। फाइन का कोई लिमिट नहीं है, पर 6 महीने तक की जेल होगी अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है, अगर तुम पे सेक्शन नंबर 10 में हमने बोला था डील मत करना है ये प्रॉपर्टी में, और तुम डील करते हो तो पेनल्टी लगेगा, ये मैंने वहीं पे लिख दिया है। 35 क्या कहता है, अगर तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, तो 5 साल तक का जेल होगा और फाइन भी हो सकता है। सर ये सब याद करने वाली चीज है, इसमें मैं बहुत ज्यादा वैल्यू एड तुम्हारी लाइफ में कर नहीं सकता। क्या कहा सर मैंने फिर, अगर अ पर्सन हु डज नॉट ओमिट टू डू एन एक्ट मेकिंग आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी इन हिज पोजीशन लायबल टू कॉन्फिस्केशन, द कोर्ट ट्राइंग सच पर्सन में, अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हो जिससे कॉन्फिस्केशन हो जाए, तो कोर्ट जो है आपको 5 गुना तक का क्या लगा सकता है, लगाम लगा सकता है, और ₹1,000 विच एवर इज हायर इफ द आर्टिकल करेंसी इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉन्फिस्केशन। मतलब सर 5 गुना तक पैसा लगाएंगे या 1,000 रुपया, अगर आर्टिकल जो है कॉन्फिस्केशन के लिए अवेलेबल नहीं है। कोई भी ऐसा सेक्शन जहां पे सेपरेट पनिशमेंट नहीं है, 1 साल तक का जेल और फाइन तो रख ही ले तू, ठीक है। और सर अगर सेक्शन 35 या 37 में फिर से कन्विक्ट हुए, बार बार कन्विक्ट हो रहे हो, तो सर आप अगले 5 साल तक फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन।
उसके बाद सर, उसके बाद इंपॉर्टेंट सर, लास्ट आपका सेक्शन नंबर 41 है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का कहता है सर, आपका प्रोसिक्यूशन शुरू होने के पहले आप अपने कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन एक बार एक्सेप्ट हो गया ना, उसके अगले 3 साल तक फिर आप कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। पर 3 साल के बाद फाइल करोगे ना, तो ऐसा लगेगा फ्रेश ऑफेंस किया है और आप फिर से कंपाउंडिंग करवा सकते हो। कंपाउंडिंग सिर्फ वही ऑफेंस का होता है जिसका सिर्फ ओनली इंप्रिजनमेंट सजा नहीं है, ओनली इंप्रिजनमेंट के अलावा जो भी सजा है वो वाले सजा का कंपाउंडिंग होता है। और कंपाउंडिंग होने का 3 साल तक सेम ऑफेंस मत करना, और अगर 3 साल के बाद करोगे तो ऐसा मानेंगे वाह नया ऑफेंस किया है, फिर से किया है, फ्रेश, फिर से कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और सर लास्ट में क्या लिखा है, अगर सर आपका एक बार कंपाउंडिंग हो गया ना, फिर आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा उस सेम ऑफेंस के लिए। सर कंपाउंडिंग के एप्लीकेशन का फीस क्या रहेगा, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए आपका फीस रहेगा। ये पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है दोस्त, ये पूरा कौन सा रिवीजन है, एफसीआरए का रिवीजन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे भी आपको लगा मजा आ गया तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। भगवान मेरी आपसे दुआ है, हर वो इंसान जो इस वीडियो को लाइक करे उसको एक मार्क्स एफसीआरए में एक्स्ट्रा दिलवा देना भगवान, ये मेरी दुआ है दोस्तों। उम्मीद है आपको रिवीजन बहुत अच्छा लगा होगा, आई रियली होप, क्योंकि कुछ नया हमने ट्राई किया और हमने बहुत लिमिटेड समय में आपका रिवीजन खत्म भी करवा दिया। सो आई होप यू मस्ट हैव रियली एंजॉयड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।